हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार। स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। तो हम लोग देख रहे थे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस कर लिए थे। यूनिट नंबर 2 की तरफ आगे चलेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ने 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड किया था, 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार में। 5 स्टार वाले क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चंस रखा गया है जो कि वीवीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ कर जाना अनिवार्य है पास करने के लिए परीक्षा। ओके। 5 स्टार के साथ साथ 3 स्टार क्वेश्चंस को भी पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और 1 स्टार क्वेश्चन को साथ में पढ़ लीजिएगा तो एक सिलेबस का कंप्लीट आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। ओके। तो इसी सिलसिले में हम लोग यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 5 स्टार वाले में, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन। यानी कि इरिगेशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग पानी पटाते हैं ना खेत में जो पानी पटाते हैं उसी को कहते हैं हम लोग इरिगेशन। ओके। तो इरिगेशन का कौन कौन सा मेथड है, इरिगेशन को हम लोग को क्लासीफाई करना है कि किस किस तरह से हम लोग इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। सबसे वीवीआई क्वेश्चंस इस यूनिट का, और इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है एसएससी जेईई में बहुत बार। ठीक है। ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशनशिप डिराइव करना है। ऑल्सो मेंशन द फैक्टर ऑन विच ड्यूटी डिपेंड्स। और कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे ड्यूटी डिपेंड करता है उसको भी मेंशन करना है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। यानी कि कौन कौन सा मेथड है इरिगेशन का जो कि हम लोग यूज करते हैं, एक्सप्लेन, सबको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन करके। और 2 इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन पे। हम लोग देखेंगे क्या होता है ड्रिप इरिगेशन, क्या होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इरिगेशन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इरिगेशन को हम लोग को डिफाइन करना है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन को लिखना है। यानी कि इरिगेशन करने का क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है उसको लिखना है। ठीक है। और फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है। 3 स्टार वाले क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चंस है, क्या है, ड्यूटी डेल्टा। ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड क्या है, टाइम फैक्टर क्या है, कैपेसिटी फैक्टर क्या है। ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एरिया कैपेसिटी कर्व, राइट इट्स यूटिलिटी। यानी कि एरिया कैपेसिटी कर्व के बारे में हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1 आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सॉरी यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन सा यूज होता है। तो पहला देखिए, इरिगेशन का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इरिगेशन सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 तरीके से। पहला है सरफेस इरिगेशन। पहला कौन सा इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन। कौन सा इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन। ओके। दूसरा कौन सा है, सब सरफेस। सरफेस मतलब जो सरफेस पे हम लोग पानी देंगे उसको कहेंगे सरफेस इरिगेशन। जो सब सरफेस पे पानी देंगे उसको कहेंगे, मतलब अंदर में डायरेक्ट सरफेस के सॉइल के अंदर और नीचे, तो उसको कहते हैं सब सरफेस इरिगेशन। देखिए, सरफेस इरिगेशन का 2 पार्ट। पहला है फ्लो इरिगेशन, यानी कि इसमें वाटर फ्लो करेगा, इसमें वाटर को क्या करेंगे हम लोग, फ्लो कराएंगे। ठीक है, इसको रहने दीजिए। और दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि हम लोग पंपिंग सेट के थ्रू जो नीचे से ऊपर ले जाते हैं उसको कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। और इसमें देखिए, फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग डैम बनाने के बाद जो हम लोग लेकर आते हैं पानी नहर के थ्रू, उसी को कहते हैं फ्लो इरिगेशन। ठीक है। फ्लो इरिगेशन का भी दो पार्ट है। पहले सॉरी पेरिनियल इरिगेशन और दूसरा है फ्लड इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन मतलब सालों भर रहता है, और फ्लड इरिगेशन मतलब जिस समय फ्लड आएगा उस समय हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं, और जिस समय फ्लड खत्म उस समय इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा। और पेरिनियल मतलब सालों भर जिससे पानी रहता है, जिस नदी में सालों भर पानी रहता है उसको कहते हैं पेरिनियल इरिगेशन। ओके। देखिए, पेरिनियल का भी दो तरीका का होता है पेरिनियल इरिगेशन। पहला है डायरेक्ट इरिगेशन, मतलब डायरेक्टली हम लोग, और दूसरा क्या है, स्टोरेज इरिगेशन। मतलब हम लोग डायरेक्टली, कोई नदी ऐसा है जो सालों भर जिसमें पानी रहता है तो वो डायरेक्ट हो गया, और कोई ऐसा जगह है जिसमें हम लोग स्टोर करके पानी को रख रहे हैं तो वो हो गया स्टोरेज से। आई होप आपको क्लासिफिकेशन इरिगेशन का समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, इरिगेशन 2 तरीका का, सरफेस और सरफेस। सरफेस भी 2 तरह का, फ्लो और दूसरा लिफ्ट। फ्लो भी 2 तरह का, एक पेरिनियल इरिगेशन और दूसरा फ्लड इरिगेशन। और हम लोग जब पेरिनियल को देखने जाते हैं तो डायरेक्ट पेरिनियल और स्टोरेज पेरिनियल। ओके, वन बाय वन करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है सरफेस इरिगेशन में,
इफ वाटर इज अप्लाइड ओवर द ग्राउंड सरफेस दैट इरिगेशन इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। मतलब जब हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस पे पानी को अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन किसको कहते हैं? वेन वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन। डायरेक्टली हम लोग कहाँ देते हैं पानी, इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है? जब वाटर को हम लोग डायरेक्टली रूट जोन में सप्लाई करते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या? सब सरफेस इरिगेशन। आई होप दोनों समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिफ्ट इरिगेशन में। टाइप्स ऑफ सरफेस सब सरफेस इरिगेशन में दो तरह का होता है, एक है फ्लो और दूसरा है लिफ्ट। हम लोग ऊपर देखें ना, फ्लो के बारे में देखते हैं पहले। फ्लो इरिगेशन क्या है? वेन वाटर स्टोरेज इज अवेलेबल एट हायर लेवल। यानी कि वाटर को हम लोग कहाँ स्टोर कर रखेंगे? हायर लेवल पे। इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है? जब वाटर को हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं? हायर लेवल पे। जब वाटर कहाँ स्टोर है? वेन वाटर इज स्टोर इज अवेलेबल एट हायर लेवल, यानी कि जब वाटर हायर लेवल पे है तब हम लोग यूज करते हैं फ्लो। और जब वाटर लोअर लेवल पे है तो उसके लिए हम लोग करते हैं लिफ्ट। लिफ्ट मतलब ये होता है नीचे से ऊपर ले जाना। ओके, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो होगा तब क्या कहेंगे हम लोग? फ्लो इरिगेशन। और जब अंडर द हम लोग प्रेशर फ्लो करवाएंगे तो उसको कहेंगे लिफ्ट। देखिए इसमें हायर लेवल एंड इट इज सप्लाइड टू लोअर लेवल अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी हम लोग फ्लो करवाते हैं देन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। तब इस तरह के इरिगेशन को क्या कहते हैं? फ्लो इरिगेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटी इरिगेशन, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रेविटी इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा देखिए लिफ्ट इरिगेशन के बारे में। वेन वाटर इज अवेलेबल एट लोअर लेवल एंड सप्लाइड टू द फील्ड एट हायर लेवल बाई सम मैकेनिकल इक्विपमेंट। जब हम लोग मैकेनिकल इक्विपमेंट लगाकर नीचे से पानी को ऊपर ले जाकर सप्लाई करते हैं तब हम लोग कहते हैं उसको लिफ्ट इरिगेशन। लाइक मोटर, मैकेनिकल कौन कौन सा हो सकता है इक्विपमेंट? जैसे मोटर एंड पंप्स। देन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ क्लियर नहीं है, पर आपको ऐप में डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो अच्छा से दिख जाएगा। ओके, लिफ्ट इरिगेशन इज कॉस्टली विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी इरिगेशन। सिंपल सा बात है, क्योंकि हम लोग पंपिंग सेट का यूज करते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारा कॉस्ट लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको रनिंग कॉस्ट, सब कॉस्ट लगेगा। तो इसमें लिफ्ट इरिगेशन ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लिफ्ट इरिगेशन इज कॉस्टली हो गया। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन लिफ्ट इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है लिफ्ट इरिगेशन में, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी से ही पंपिंग सेट चलाएंगे। देखिए दूसरा टाइप्स ऑफ ग्रेविटी इरिगेशन दो तरह का था, पेरिनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन। तो पेरिनियल को हम लोग देखते हैं पहले। पेरिनियल इरिगेशन में क्या होता है? इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड इन रिकॉर्ड, क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू आउट द बेस पीरियड। यानी कि जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से वाटर को सप्लाई किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए फ्लड इरिगेशन में क्या है? दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग अकरेंस ऑफ फ्लड इन ए ईयर। मतलब जब फ्लड आता है एक साल में, जब जिस समय फ्लड आता है उसी समय वाटर अवेलेबल रहेगा, उसको कहेंगे फ्लड इरिगेशन। इन सच टाइप ऑफ इरिगेशन वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड अक्रॉस द रिवर। यानी कि इरिगेशन जितना दूर नदी है उतना दूर थोड़े ना जरूरत होता है, यही लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जो ऊपर देखे थे वहीं सिर्फ देख लेंगे तो एक बार में हो जाएगा, इतना ज़्यादा सोचना थोड़े ना है। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अपना से भी बना कर लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पेरिनियल इरिगेशन कितना होता है? दो तरीका का था, एक है डायरेक्ट इरिगेशन जिसमें हम लोग डायरेक्टली नदी से सप्लाई कर देंगे, और दूसरा था स्टोरेज इरिगेशन, मतलब स्टोर करके रख रहे हैं तब सालों भर पानी दे रहे हैं, उसको कहेंगे स्टोरेज इरिगेशन। देखिए डायरेक्ट इरिगेशन के बारे में। डायरेक्ट इरिगेशन, इन दिस वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम रिवर बाय कंस्ट्रक्शन ए वियर और बैराज। यानी वियर और बैराज बनाकर हम लोग डायरेक्टली वाटर से हम लोग जब पानी लेंगे and thus increase level of water and diverting to the canal and then go to the field। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? किसी भी रिवर में वियर या बैराज का निर्माण करते हैं, और जब वाटर लेवल राइज कर जाता है तो हम लोग उससे क्या करते हैं? डाइवर्ट कर लेते हैं पानी को वहाँ से, और कैनाल के थ्रू कहाँ तक? फील्ड तक ले जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन में देखिए, इन दिस सॉलिड बैरियर सच एज डैम और स्टोरेज वियर इज कंस्ट्रक्टेड। इसमें हम लोग क्या करते हैं?
उसमें वियर या बैराज बनाकर पानी को डाइवर्ट कर ले रहे थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए हम लोग पूरा बैरियर बनाएंगे, जैसे डैम हो गया या फिर स्टोरेज वियर हो गया। कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर मतलब पूरा मतलब सामने में क्रॉस द रिवर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नदी का फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक नदी का फ्लो हो रहा है, यहाँ इधर साइड से नदी का फ्लो हो रहा है, हम लोग पूरा आर पार कंस्ट्रक्ट कर देंगे डैम का ऊपर तक, तो उसको कहते हैं स्टोरेज डैम। ओके। वाटर इज स्टोर ड्यूरिंग मानसून सीजन, जब मानसून सीजन आता है उस समय वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। एंड सप्लाई इज इन ऑफ ट्रैकिंग कैन नॉट एंड वाटर सप्लाई टू द फील्ड ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन, यानी कि जब हम लोग मानसून का सीजन रहता है उस समय वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और जब मानसून का सीजन खत्म हो जाता है उस समय वाटर का सप्लाई कर देते हैं। हो गया स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशंस। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चंस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, इसको हम लोग देखते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशनशिप दिया है। डी स्टैंड फॉर ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसका सबका यूनिट भी याद रखिए, इसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। क्या है, डी मतलब ड्यूटी, बी मतलब बेस्ट पीरियड, और डेल्टा मतलब देखेंगे हम लोग आगे बेस्ट पीरियड क्या होता है, इसमें है ना क्वेश्चंस डिफाइन करने के लिए। डेल्टा मतलब होता है, इसको मेजर करते हैं हम लोग मीटर में। ठीक है, तो ड्यूटी और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, ड्यूटी इक्वल्स टू 8.64 टाइम्स ऑफ बी अपॉन में डेल्टा। इसमें डी को हम लोग किस में रखते हैं, डी को रखते हैं हेक्टेयर पर क्यूमेक में, बी को रखते हैं बेस पीरियड को किस में, इन डेज में। बी हमेशा डेज में रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा बेस पीरियड को हमेशा डेज में, और डेल्टा को रखते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एक इम्पेरिकल रिजल्ट है। इसका डेरिवेशन हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यूटी के डिफिनीशन से हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज का जो वाटर है, हम लोग 1 हेक्टेयर जमीन पे डी हेक्टेयर जमीन पे कितना देर में हम लोग उसका जितना दिन बेस पीरियड है उतना देर सप्लाई करेंगे, तो उसको कहते थे हम लोग ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, हम लोग ड्यूटी का डिफिनेशन आगे देखेंगे। देखिए, डिस्चार्ज इनटू डे कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा। देखिए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड करते हैं हम लोग, डिस्चार्ज कितना होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और कितना दिन तक, बेस पीरियड तक। तो इसको कहते हैं हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग को चाहिए किसी भी क्रॉप के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द लैंड, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू बी डेज। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग यूनिट है इसको बे को डेज से दिन में बदलते हैं, सॉरी सेकेंड में बदलते हैं, तो सेकेंड से सेकेंड कर जाएगा और आ जाएगा 86,420 मीटर क्यूब। ओके, बी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग बी तो रखेंगे किस में, डेज में, लेकिन जब इसको हम लोग डेज से कन्वर्ट किए सेकेंड में, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया है, तो यहाँ पे रखेंगे लेकिन डेज में ही। ओके, नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप, यानी कि कोई भी क्रॉप को वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना चाहिए। तो देखिए डेल्टा सेंटीमीटर इंटू डी हेक्टेयर, यानी कि कितना वॉल्यूम चाहिए। तो मान लीजिए कि एक एरिया है, एक सेकेंड, ये एक एरिया है, ये क्या है, एरिया है। ओके, और कितना डेप्थ तक पानी चाहिए, एरिया में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एरिया है ये एक एरिया है, हम लोग को मान लीजिए कि इतना डेप्थ तक पानी चाहिए, इतना डेप्थ तक। तो ये क्या है, एक तरह का क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, कितना भी किसी पीरियड और किसी भी क्रॉप को चाहिए, तो एरिया इंटू कितना डेप्थ है, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया मतलब डी हेक्टेयर, और डेप्थ मतलब सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से गुणा किए, और डी को हेक्टेयर में है तो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, हेक्टेयर एरिया का यूनिट है, और 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको मीटर में स्क्वायर में बदल दिए। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका वॉल्यूम, डेल्टा इंटू ड्यूटी इंटू 100 मीटर क्यूब। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों तो वॉल्यूम ही है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द लैंड, कितना था वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप,
86,400 था, और डेल्टा इंटू ड्यूटी इंटू कितना था, 100 था। 100 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 8,600, 86,400 बटा में 100 हो गया। 100 से 100 कट गया तो कितना आएगा, 864 बी बटा डेल्टा है। तो इसमें जब बी किस में रखेंगे हम लोग, डेज में रखेंगे, और जब डेल्टा को सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये 864 आएगा। अगर मान लीजिए कि डेल्टा को मीटर में रखते हैं तो इसमें दशमलव देना होगा, 8.64 करना होगा। तो आप लोग एक ही फॉर्मूला रखिए यार, 8.64 इंटू 864 बटा इंटू बी बटा डेल्टा। डेल्टा और ड्यूटी का पूछा था क्वेश्चन में, क्या डेल्टा और ड्यूटी का रिलेशंस कैसा होता है, ड्यूटी और डेल्टा का तो इनवर्सली रिलेशन होता है। अगर ड्यूटी बढ़ेगा तो डेल्टा घटेगा, और डेल्टा घटेगा तो ड्यूटी बढ़ेगा। ओके, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट इसी में क्या क्वेश्चन था, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि किस तरह का सॉइल है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पे ड्यूटी डिपेंड करता है। ठीक है, इफ सॉइल इज द फील्ड इज परवियस पोरस एंड कोर्स ग्रेन्ड, अगर पोरस है और कोर्स ग्रेन्ड है, यानी कि बड़ा बड़ा पार्टिकल है सॉइल का, या फिर पोरस है यानी कि पानी जल्दी सीप कर जाता है अंदर, तो हम लोग क्या कहते हैं, द सीपेज इज मोर सो लेस एरिया विल बी इरिगेटेड। तो इसमें सीपेज बहुत ज़्यादा होगा, और एरिया इरिगेट जो हम लोग करना चाह रहे हैं पानी से वो बहुत कम होगा। डैट मीन्स इट्स पोरस और हाई परमिएबल सॉइल ड्यूटी इज लेस, यानी कि उतना पानी हम लोग देंगे तो कम ही एरिया में सिंचाई कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे क्या कि ड्यूटी कम हो गया। देखिए पहला जो फैक्टर है, पहला फिर से देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ग्रेन का साइज बड़ा बड़ा है, सॉइल के ग्रेन का साइज कोर्सर है और पोरस है, तो उसमें हम लोग को वाटर ज़्यादा चाहिए होगा, और वाटर ज़्यादा चाहिए होगा इरिगेट करने के लिए, तो हम लोग का ड्यूटी कम हो जाएगा। वाटर चाहिए होगा, इसका डायरेक्ट समझिएगा, वाटर जितना चाहिए होगा ड्यूटी कम होते जाएगा उतना। क्लाइमेट कंडीशन, तो क्लाइमेट कंडीशन पे कैसे डिपेंड करेगा, वेन द टेम्परेचर ऑफ द कमांड एरिया इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई है तो इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा होगा तो मोर वाटर रिक्वायर्ड होगा, सो ड्यूटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्रॉप, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप इज डिफरेंट, सो ड्यूटी फॉर द वेरियस क्रॉप इज डिफरेंट। अगर मान लीजिए किसी को चाहिए ज़्यादा वाटर तो उसके लिए ड्यूटी कम हो जाएगा, और किसी क्रॉप को चाहिए कम वाटर तो उसी को उसका ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, रेनफॉल का देख लीजिए, अगर रेनफॉल हुआ रहेगा तो उस समय ड्यूटी क्या चाहिए, ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कम पानी ही हम लोग देंगे तो ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा, तो इसी को कहेंगे ड्यूटी ज़्यादा हो गया। रेनफॉल, इफ रेनफॉल इज सफिशिएंट ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, यानी कि रेनफॉल हुआ है तब हम लोग का क्या हुआ, तब उस समय ड्यूटी हम लोग का बढ़ा हुआ रहेगा, कम ही वाटर चाहिए होगा। और लास्ट है बेस पीरियड, वेन द बेस पीरियड इज लार्जर वाटर रिक्वायर्ड विल बी मोर, यानी कि अगर बेस पीरियड ज़्यादा है तो वाटर भी ज़्यादा चाहिए होगा, और जब वाटर ज़्यादा चाहिए होगा तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, जैसे वाटर ज़्यादा चाहिए होगा किसी भी क्रॉप को तो ड्यूटी उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हम लोग का जो टाइप्स ऑफ मेथड है इरिगेशन का कौन कौन सा है। फर्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन को देखेंगे हम लोग। पहला मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग क्या होता है, मतलब इसमें हम लोग पानी को फ्री होकर जाने देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इन दिस मेथड डीचेज आर एक्सकेवेटेड इन द लैंड, यानी कि हम लोग डीचेज बनाते हैं। डीचेज किसको कहते हैं, चैनल को कहते हैं, जो क्यारी बनाते हैं ना उसी को कहते हैं डीचेज। तो हम लोग इस मेथड में क्या बनाते हैं, डीचेज बनाते हैं। ठीक, फ्रॉम द मेन सप्लाई डीचेज वाटर इज सप्लाई टू द सब्सिडरी और लेटर डीचेज। मतलब मान लीजिए कि ये हमारा खेत है, क्या है, खेत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड से यहाँ से चैनल बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि कैनाल जा रहा है, कैनाल, तो मेन कैनाल से कहाँ जाएगा पानी, सब्सिडरी कैनाल में जाएगा। ठीक है, सब्सिडरी डीचेज जिसको बोल रहे हैं लेटर डीचेज, दीज डीचेज आर कंस्ट्रक्टेड आइदर अमॉन्ग द कंटूर और बिलो द स्लोप ऑफ द एरिया। मतलब इसको कंटूर लाइन के अलॉन्ग हम लोग करते हैं, यानी कि स्लोप जैसे रहेगा, जिस हिसाब से ढलान रहेगा उस हिसाब से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाटर फ्रॉम द lateral ditches आर अलाउड टू फ्लो फ्रीली विदाउट एनी कंट्रोल, यानी कि बिना कंट्रोल के हम लोग फ्लो होने देते हैं।
बिना इस पे कंट्रोल किए, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको क्या, फ्री फ्लडिंग। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग। ऑर्डिनरी फ्लडिंग मतलब नॉर्मल सा जो है फ्लडिंग का मेथड, नॉर्मल मेथड, इसलिए ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी कहते हैं। और वाइल्ड फ्लडिंग यानी पानी का बहुत ज़्यादा इसमें वेस्टेज होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। ठीक है, जानवर के जैसा फ्लड पानी का यूज कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। ओके, देखिए कैसे करते हैं हम लोग, पहले एक दो लाइन है उसको देख लेते हैं। दीज लेटर डिचेज आर प्लेस स्पेस्ड एट अबाउट 20 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 20 से 50 मिलीमीटर पे हम लोग डिच का निर्माण करते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर क्रॉप दैट आर क्लोजली कल्टिवेटेड, यानी कि ज़्यादा लगभग लगभग हमेशा कल्टिवेट किया जाता है जिस क्रॉप को क्लोजली कल्टिवेटेड रहता है, जो भी क्रॉप, जो भी एरिया कह सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप मेथड, इसमें कौन सा यूज करते हैं, फ्री फ्लडिंग यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या था हम लोग का मेन सप्लाई था, इसे ये कैनाल का मेन सप्लाई है। उसके बाद ये डीच है, ये डीच बना के हम लोग ले गए हैं, और डीच से डायरेक्ट हम लोग यहाँ से जब पानी खोलेंगे तो ये एरिया में पर आ जाएगा। फिर यहाँ से ये डीचेज बना के गया है, फिर इस एरिया में पानी खोलने के लिए यहाँ से खोल देंगे। ये डीच है, मेन कैनाल से गया है, और यहाँ से ये पानी खेत के अंदर चला जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं आउटलेट। ये है आउटलेट, यानी कि पानी कहाँ से खेत में जा रहा है, आउटलेट से। सब्सिडियरी डिच, ये लेटरल डिच, ये मेन डिच है, और इससे जो निकल रहा है उसको कह रहे हैं सब्सिडियरी डिच। और ये एक आदमी का खेत हो गया, और इसमें चैनल बना, इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, मेड़ बना के रखते हैं, डंडे जिसको बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा कर देते हैं ताकि पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग भी फ्री फ्लडिंग के जैसा ही है, लेकिन इसमें बॉर्डर का निर्माण करते हैं। पूरा एरिया को हम लोग स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना हम लोग का एरिया था, ठीक है, एरिया को हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया। लिप्स बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मेड डनेट जिसको बोलते हैं ना, ये लिप्स है। ठीक है, जिसका हाइट बहुत छोटा रहता है, कम रहता है, और इसका जो एरिया होता है, एक लिप्स से दूसरे लिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 10 to 20 मीटर। ओके, और इस बॉर्डर लो हाइट का रहता है, और इसका लेंथ कितना रहता है बॉर्डर का, 100 मिलीमीटर टू 400 मिलीमीटर। ठीक है, 100 मिलीमीटर नहीं यहाँ पे होगा, मीटर होगा। ओके, यहाँ पे 100 मीटर टू 400 मीटर कर लीजिएगा, मिलीमीटर गलती से लिखा गया है, यहाँ पे काट दीजिए मिलीमीटर को, यहाँ पे मिलीमीटर को काट दीजिए। देखिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फ्री बॉर्डर फ्लडिंग के बारे में। इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्ट्रिप, यानी इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लैंड को सेवरल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। ऑफ विजिट 10 मीटर टू 20 मीटर, यानी कि 10 मीटर से 20 मीटर के विजिट में, और लेंथ कितना रहता है, 100 मीटर टू 400 मीटर। यहाँ पे आ गया ना 100 to 400 मीटर, वहाँ पे गलती से लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, ईच स्ट्रिप इज स्प्रेड सेपरेटेड बाय ए बॉर्डर और लिप्स, यानी कि हर एक स्ट्रिप को हम लोग किससे सेपरेट करके रखते हैं, बॉर्डर से या स्ट्रिप से सेपरेट करके रखते हैं अलग अलग। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें, टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर द लैंड शुड बी लेवल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो, यानी कि लेवल करेंगे, पर जिस जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग लेवल कर लेते हैं अपने खेत को, ताकि वाटर का कंसंट्रेशन एक जगह पर ज़्यादा ना हो। द वाटर इज मेड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाई डिचेज इनटू ईच स्ट्रिप, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं कि जो सप्लाई डिचेज है उससे हम लोग को कहाँ चला जाए, वाटर इनटू द स्ट्रिप में चला जाए, थ्रू गेट, यानी गेट के द्वारा ऑपरेटेड ओपनिंग। वाटर फ्लो स्लोली टुवर्ड्स द लोअर एंड्स टू द स्ट्रिप एंड इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल, यानी यानी कि क्या समझ में आया आपको, स्ट्रिप का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई होप इस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इसमें स्ट्रिप कंसीडर कर लेते थे, 10 मीटर से 20 मीटर उसका वाइड रहता था, 100 मीटर से 400 मीटर उसका लेंथ रहता था। स्ट्रिप को सेपरेट करते थे किसके मदद से, बॉर्डर या लिप्स की मदद से। फिर हम लोग क्या करते थे, वाटर को कंसंट्रेशन को रोकने के लिए जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें हम लोग को फ्लो को क्या कर देते, लेवल कर देते थे।
और वाटर को सप्लाई कर देते थे डिच में, और धीरे धीरे वो गेट के थ्रू ऑपरेट करके हम लोग उसको प्रोवाइड स्ट्रिप के अंदर पहुंचा देते थे, और उसमें धीरे धीरे उसमें अंदर इन्फिल्ट्रेट होकर वाटर चला जाता था सॉइल के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसमें, चेक फ्लडिंग में। अभी हम लोग देखें फ्री फ्लडिंग, फिर बॉर्डर फ्लडिंग, अब हम लोग देखेंगे क्या, चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग आखिर होता क्या है? देखिए चेक फ्लडिंग भी सेम टू सेम उसी के जैसा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, इट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ऑर्डिनरी फ्लडिंग यानी कि फ्री फ्लडिंग के जैसा ही है, एक्सेप्ट दैट वाटर इज कंट्रोल्ड बाय लो एंड फ्लैट लिप्स अराउंड द चेक एरिया। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल्ड एरिया में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को कंट्रोल करके रखते हैं, वाटर का अमाउंट कितना जाना चाहिए सबको कंट्रोल करके रखते हैं। उसमें क्या था, फ्री फ्लडिंग नाम था, तो हम लोग वाटर को भी क्या करते हैं, फ्री फ्लो होने के लिए छोड़ देते थे, इसमें कंट्रोल वाटर को फ्लो करने देंगे। ओके, लिप्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कंटूर, यानी इसमें जो लिप्स होगा उसको हम लोग किस कंटूर के अलोंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिस दिशा में स्लोप होगा उसी के दिशा में हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे लिप्स को। ठीक है, द कंबाइंड एरिया इज बिटवीन 0.2 टू 0.8 हेक्टेयर, यानी कि ये जो एरिया होगा ये 0.2 से 0.8 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसी के बीच में रहेगा। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया दिख रहा है, इसका एरिया 0.2 से कितने के बीच में होना चाहिए, 0.8 के बीच में। ठीक है, द चेक एरिया इज फिल्ड विथ वाटर एट स्लाइटली हायर रेट एंड अलाउड टू स्टैंड अंटिल द वाटर इनफिल्ट्रेट। मतलब जल्दी से स्पीडली हम लोग वाटर को इसमें भेज देते हैं, और कब तक इसमें रहने देते हैं, जब तक कि पानी पानी पेनिट्रेट नहीं कर जाए, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर जाए वाटर में। सुटेबल फॉर मोर परमिएबल सॉइल, यानी कि जब परमिएबल सॉइल रहेगा उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव यही पूछा जाता है कि एरिया कितना होता है स्ट्रिप का, इसमें कंबाइंड एरिया 0.2 टू 0.8 हेक्टेयर के बीच, और ये ज़्यादा सुटेबल किसके लिए है, तो मोर परमिएबल सॉइल के लिए है। ठीक है, और ये हो गया इसका डायग्राम। ओके, सबका डायग्राम भी बना लेना है, एग्जाम में जब तक डायग्राम नहीं बनाइएगा तब तक अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ओके, तो इसमें हम लोग एक अच्छा से डायग्राम आपको बनाकर दे दिए हैं, आप अच्छा से इसको देख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जाके एग्जाम में बना कर आइएगा। इट इज ए स्पेशल बेसिन फ्लडिंग, देखिएगा इसमें, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग का ही टाइप्स है बेसिन फ्लडिंग, एंड स्पेशली फॉर यूज्ड फॉर द ऑर्चर्ड, यानी फलों के सब जब सब्जी का खेती करना होता है, फल का जब बगीचा लगाना होता है, ऑर्चिड का ट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेनली बेसिन फ्लडिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन वाटर इज डायरेक्टली एंड रैपिड अप्लाई टू यूनिफॉर्म रेट, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली और यूनिफॉर्मली अप्लाई करते हैं वाटर का, किस में, डायरेक्ट सरफेस पे वाटर के, जहाँ पे पेड़ पौधा है वहीं पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन के बारे में देखेंगे हम लोग। इन दिस मेथड ओनली 1/5, यानी एक पांचवा भाग, यानी कि 20% कह सकते हैं, टू द 1/2, पाँच मतलब 20 से 50% ऑफ द लैंड सरफेस मॉइस्ट विल बी विथ वाटर। देखिए अब जब आलू का खेती जब हम लोग करते हैं, तो आलू का खेती में हम लोग क्या करते हैं, आलू का खेती कैसे होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग आलू लगाए, फिर इतना जगह छोड़ देंगे, फिर इसमें आलू लगाएंगे, फिर इतना जगह छोड़ देंगे, फिर इसमें आलू लगाएंगे, फिर इतना जगह छोड़ देंगे, यानी कि जगह छोड़ छोड़ के हम लोग जो आलू का खेती करते हैं, तो उसमें एरिया पूरा इरिगेट थोड़े ना करते हैं हम लोग वाटर का, हम लोग सिर्फ किस एरिया को इरिगेट करेंगे, सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया को हम लोग सिर्फ इरिगेट करेंगे, बाकी एरिया को हम लोग इरिगेट नहीं करते हैं। यानी कि तो इसमें यही कह रहा है 20 से 50% हम लोग वाटर को इरिगेट करते हैं। फॉरवर्ड इरिगेशन जैसे ही पूछेगा तो आप ये क्या याद रखिएगा, आलू का खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑफ द लैंड सरफेस मॉइस्ट विथ वाटर वाइल एज एन अदर मेथड इरिगेशन वाटर कवर्स द होल एरिया, यानी कि एक और भी मेथड है जिसमें अब सब का सब एरिया, होल एरिया को कवर करके रखता है। देखिए नेक्स्ट, फरो आर द नैरो फील्ड डीचेज, यानी कि फरो क्या होता है, नैरो
डीचेज होता है, डीच ही बनाया जाता है ना, डीच मतलब चैनल की तरह, चैनल ही नैरो चैनल ही रहता है। दैट कैरी वाटर विथ लेंथ ऑफ 400 मीटर एंड डेप्थ ऑफ वाटर 0.8 टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो डीचेज का जो लंबाई होता है 400 मीटर के अप्रॉक्स होता है, और जो इसका ये है पानी का डेप्थ वो कितना होता है 0.8 टू 30 सेंटीमीटर। फरो आर मेड बिटवीन रोज ऑफ प्लांट्स, यानी कि फरो कैसे बनाया जाता है, प्लांट के रो के बीच में बनाया जाता है। जैसे आलू का खेती, दो रो है आलू का, बीच में उसके फरो रहता है। फरो आर यूज फॉर रो क्रॉप्स, यानी फरो का यूज कब किस लिए किया जाता है, रो क्रॉप्स के लिए, जो लाइन बाय लाइन रो में लगाया जाता है, उसी क्रॉप्स के लिए हम लोग फरो इरिगेशन का यूज करते हैं, फरो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, पोटैटो के खेती के लिए, सनफ्लावर के लिए, पी के लिए और मेज के लिए, ये सब के लिए हम लोग फरो का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग लेंथ ऑफ फरो में रिजल्ट इन हायर वाटर एट अपर एंड एंड लेस वाटर ऑन द लोअर डाउन स्लोप इन ड्यू टू पर्कुलेशन। अगर मान लीजिए कि फरो का लेंथ हम लोग बढ़ा देंगे तो इससे क्या घाटा होगा, तो जो हम लोग का पहले वाला जो इंड है, मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक है इंड, यहाँ से यहाँ तक है फरो, इधर आलू है, इधर भी आलू है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक का जो लेंथ है, जस्ट वेट अ सेकेंड, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, तो यहाँ से मान लीजिए कि पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर रहेगा, इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, मोर वाटर, और यहाँ पे जाते जाते लेस वाटर पहुँचेगा। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग क्या कि फरो का साइड जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इट रिजल्ट्स इन लेस इवेपोरेशन एंड लेस पडिंग ऑफ सॉइल, यानी कि इससे लेस इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन अगर सरफेस कम ही वाटर फैल रहा है तो इवेपोरेशन का चांसेस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए स्प्रिंकलर मेथड। ये बीबीआई क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर मेथड ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंकलर मेथड और एक और है ड्रिप इरिगेशन, ये दोनों को बहुत अच्छा से देख लेना है। पहले देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। इट इज मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर इन द मैनर ऑफ सिमिलर टू रेनफॉल, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर जैसे रेनफॉल होता है ना, उसी की तरह से हम लोग इसमें वाटर अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे बारिश बूंद बूंद गिरता है ना पानी, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, पानी बूंद बूंद पौधा पर गिरता है। ओके, वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप यूजुअली बाई पंपिंग, हम लोग क्या करते हैं, एक पंपिंग सिस्टम बिछा के रखते हैं, उससे पूरा खेत में पाइप का जाल बिछा देंगे, पाइप का जाल फिर लेटरल पाइप भी बिछाएंगे, और इसमें क्या लगा के रखते हैं, नोजल, और नोजल से ऊपर की तरफ स्प्रे होता है, ऊपर की तरफ पानी जाता है, और पानी फिर मान लीजिए कि यहाँ पे नोजल है, और नोजल क्या जाएगा, ऊपर की तरफ पानी जाएगा और फिर झरना के जैसे नीचे की तरफ गिरेगा ऐसे। तो ये हो गया ना सिमिलर मैनर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप, यानी सिस्टम ऑफ पाइप यानी बहुत सारा पाइप के थ्रू वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट इज देन स्प्रेड इनटू एयर एंड इरिगेट द इंटायर एरिया थ्रू स्प्रिंकल, मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग वाटर को क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं इंटायर एरिया में, पूरा एरिया में स्प्रिंकल के थ्रू। इफ इफिशियंट कवर स्मॉल टू लार्ज एरिया, इफिशियंटली किसके लिए है, लार्ज टू स्मॉल, अगर छोटा एरिया में रहेगा उसके लिए इफिशियंट है और लार्ज एरिया के लिए भी इफिशियंट है। इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी ये हर एक तरह के सॉइल के लिए सुटेबल है। इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। ठीक है, ये एडवांटेजेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन फॉलोइंग कंडीशन स्प्रिंकलर मेथड इज प्रीफर्ड, यानी कि बहुत सारा कंडीशन है जिसमें स्प्रिंकलर मेथड को यूज किया जाता है। पहला कंडीशन क्या है, वेन लैंड टोपोग्राफी इज इरेगुलर, यानी कि लैंड का जो टोपोग्राफी है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, कहीं पे खाई है कहीं पे ऊंचाई है, तो इसको कहेंगे हम लोग इरेगुलर टोपोग्राफी। ओके, वेन लैंड ग्रेडियंट इज स्टीपर, अगर यानी कि स्टीपर रहेगा, ढलान ज़्यादा रहेगा, तो उस समय हम लोग कौन सा यूज करते हैं, स्प्रिंकलर। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ मान लीजिए कि ये माउंटेन है, ठीक है, ये कोई जगह है, पहाड़ पहाड़ टाइप्स का, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल रहता है तो हम लोग कोई भी मेथड यूज कर लेते हैं, फ्री फ्लडिंग करेंगे तो यहाँ पे पानी देंगे सब नीचे आ जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा नहीं ना, तो यहीं पे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम स्प्रिंकल करते हैं, इस पे छिड़काव जिस जैसे करते हैं ना, दवा का छिड़काव, वैसे ही इस पे क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं वाटर को। ओके,
इसमें देखिए वेन लैंड इज ग्रेडियंट इज स्टीपर, वेन द लैंड सॉइल इज एक्सेसिव परमिएबल, जो सॉइल होगा ज़्यादा परमिएबल रहेगा, यानी कि जैसे ही हम लोग पानी दिए और तुरंत परकोलेट कर गया, तुरंत परकोलेट कर गया, तो उस स्थिति में भी हम लोग कौन यूज करेंगे, स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन। वेन वाटर इज अवेलेबल विथ डिफिकल्टी, यानी कि डिफिकल्टी से, बहुत मेहनत से, बहुत कठिनाई से अवेलेबल करवा पाते हैं वाटर, उस स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, स्प्रिंकलर मेथड। वेन द नीड ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप इज लेस, और जब वाटर का नीड कम रहेगा वाटर लेने के लिए, तब हम लोग स्प्रिंकल इरिगेशन यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग कब का यूज करते हैं, सबसे पहले अगर टोपोग्राफी इरेगुलर है लैंड का तब यूज करेंगे, स्लोप या ग्रेडियंट उसका स्टीपर है तब यूज करेंगे, अगर एक्सेसिव परमिएबल है सॉइल तब यूज करेंगे, वाटर डिफिकल्टी से अवेलेबल होता है तब यूज करेंगे, और लास्ट जब क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट कम होगा तब यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इसका क्या है, स्प्रिंकल मेथड का। सबसे बेस्ट है ये स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप मेथड, ठीक है। तो ये सिर्फ यही क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है और ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। सीपेज लॉसेस कंप्लीटली इलिमिनेटेड, यानी कि इसमें सीपेज के थ्रू जो लॉस होगा, यानी कि जैसे पानी जैसे डालते हैं वो अंदर चला जाता है ना, तो इसमें सीपेज होता ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे पानी आता है, इसलिए इसमें सीपेज नहीं होता है, जो सीपेज के थ्रू लॉस होने वाला है वो कम हो जाएगा। वाटर लॉगिंग इज प्रिवेंटेड, वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है, पानी जम जाना, पानी लग जाना ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। लैंड लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी लैंड लेवल है या नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्री फ्लडिंग होता है तो जहाँ ज़्यादा गड्ढा है वहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाता है, जहाँ कम गड्ढा है वहाँ पे कम पानी आता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं होगा, जहाँ यूनिफॉर्मली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वाटर का। नो एग्रीकल्चरल लैंड इज लॉस्ट फ्रॉम मेकिंग डीचेज, यानी कि डीचेज बना बना कर जो हम लोग एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है वो वेस्ट करते हैं, उसका भी वेस्टेज नहीं होगा। लेस नंबर ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, जब हम लोग पानी पटाने जाएंगे तो कम लेबर का रिक्वायरमेंट होगा। अप टू 80% इफिशियंसी कैन बी अचीव्ड, जब हम लोग इरिगेशन करते हैं तो बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है, और इसके थ्रू हम लोग कितना इसका एफिशिएंसी कितना है, 80%। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 80% एफिशिएंसी होता है कितना, किसका, तो स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन का। ओके, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला है क्या, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, यानी कि इनिशियली में जो कॉस्ट लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि पाइप वगैरह बिछाना रहता है। दूसरा, स्किल लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग पाइपिंग सिस्टम, यानी कि जो इसके लिए नॉलेज रखता है वही लेबर इसमें वर्क कर पाएगा, बाकी किसी से होने वाला नहीं है, इसीलिए ये स्किल्ड लेबर का ज़रूरत होता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, यानी कि बिजली भी चाहिए, जैसे ग्रेविटी के थ्रू हम लोग फ्लो करवाएंगे तो उसमें बिजली वगैरह नहीं चाहिए होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। हम लोग ड्रिप इरिगेशन को देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन को दूसरा नाम क्या है, ट्रिकल इरिगेशन। फिर से, ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम ट्रिकल इरिगेशन। ओके, इट इज सुटेबल फॉर प्लेस वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड अदर सॉइल प्रॉब्लम्स, यानी कि ये वैसा जगह पर जरूरत यूज किया जाता है जहाँ पे वाटर का क्या हो, स्कार्सिटी हो, यानी कि कमी हो, और सॉइल का प्रॉब्लम हो बहुत सारा, जैसे पर्कुलेटेड सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो, तो ऐसे जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। इन दिस मेथड वाटर इज स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट, इसमें हम लोग डायरेक्टली कहाँ यूज करते हैं वाटर को, रूट जोन में ही डायरेक्ट देते हैं। इसमें भी ये नेटवर्क ऑफ पाइप, यानी कि इसमें भी नेटवर्क ऑफ पाइप का यूज करते हैं, जैसे हेड, मेन, सब मेन, लेटरल, ड्रॉप नोजल, ये सब का यूज करते हैं। इज स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइज वाटर कम्स फ्रॉम आउट फ्रॉम ड्रॉप नोजल यूनिफॉर्मली एट ए स्लो रेट, यानी धीरे धीरे वाटर आता है और डायरेक्ट रूट जोन में हम लोग पानी दे देते हैं, इधर उधर वेस्टेज नहीं करते हैं। ओके, ड्रॉप नोजल्स आर फिक्स्ड ऑन लेटरल पाइप्स विच आर प्लेस्ड एट इंटरवल ऑफ अबाउट 0.2 मीटर टू 1 मीटर, यानी कि जो ड्रॉप नोजल होता है वो एक फिक्स्ड इंटरवल पर प्रोवाइड किया रहता है लेटरल पाइप्स में, कौन उसका इंटरवल का कितना होता है, 0.2 मीटर से 1 मीटर के बीच हो सकता है। वाटर इज डिस्चार्ज एट ए स्मॉल रेट, यानी कि वाटर डिस्चार्ज कितना के रेट से करता है, 2 लीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 2 ही लीटर से 10 लीटर तक पानी निकलता है उस नोजल से,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो ड्रिप मेथड है और स्प्रिंकलर मेथड है उसी के बारे में लिखना था। तो हम लोग देख लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में, इसलिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में? इरिगेशन क्या है और इरिगेशन का क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखिए इरिगेशन क्या होता है, जब हम लोग आर्टिफिशियली सप्लाई करते हैं वाटर को। तो देखिए इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। क्या है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉइल, यानी कि लैंड या सॉइल पे हम लोग जब आर्टिफिशियली यानी खुद से वाटर को अप्लाई करते हैं, इसी को कहते हैं इरिगेशन। इट इज यूज टू असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ये किस लिए यूज कर किया जाता है? ताकि हम लोग क्रॉप्स के ग्रोथ को असिस्ट कर सकें। मेंटेन लैंडस्केप को मेंटेन करने के लिए एंड सपोर्ट अदर एग्रीकल्चर पार्टीज प्रैक्टिसेस, यानी कि और भी एग्रीकल्चरल सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर। मान लीजिए कि हम लोग पूरा फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं मानसून पे, तो हम लोग का खेती खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं इरिगेशन। सबसे मेन पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, यानी कि जितना ज़्यादा क्रॉप यील्ड दे सकता था, यानी कि जितना ज़्यादा फसल उपज सकता था उससे ज़्यादा उपजेगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा। बाय प्रोवाइडिंग ए कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई, इरिगेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्रॉप यील्ड, यानी कि क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर देगा। एक सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ वाटर उसको देंगे जितना रिक्वायरमेंट है, तो वाटर का वो क्रॉप का यील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनहेंस क्रॉप क्वालिटी, यानी क्रॉप का क्वालिटी भी बढ़ जाएगा। इरिगेशन कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप बाय ऑप्टिमाइजिंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशन, सॉइल मॉइस्चर कंडीशन को ऑप्टिमाइज करके ये क्या कर सकता है, क्रॉप के क्वालिटी को भी बढ़ा सकता है। एक्सटेंडेड ग्रोइंग सीजन, यानी ग्रोइंग सीजन को एक्सटेंड कर सकता है, जल्दी से ग्रो हो जाएगा कोई भी फसल। इरिगेशन अलाउज फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, यानी कि ड्राई सीजन में भी हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। एक्सटेंडिंग द ग्रोइंग सीजन, यानी कि ग्रोइंग सीजन को बढ़ा सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले सिर्फ वर्षा ऋतु में ही खेती कर पाते थे, स्प्रे इरिगेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जब ड्राई सूखा पड़ा हुआ है उस स्थिति में भी हम लोग खेती कर लेंगे। तो इसी को कह रहे हैं क्या, एक्सटेंडेड ग्रोइंग सीजन को एक्सटेंड कर देता है। ओके, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन रेनफॉल, यानी कि जो हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं रेनफॉल पे, उसको रिड्यूस कर देगा। भरोसा जो रेनफॉल पे हम लोग रहता है कि बारिश होगा तो खेती करेंगे और बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं करेंगे, तो यही इसका डिपेंडेंट को क्या कर देता है, वो कम कर देता है, ठीक है। इरिगेशन कैन मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न, यानी कि हम लोग जानते हैं कि वर्षा का कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब वर्षा होगा कब नहीं होगा। वैसे तो एक अनुमान लगा लिया जाता है कि कब वर्षा होने वाला है, लेकिन पूरा साल भर का अनुमान थोड़े ना लगाया जा सकता है। तो वही कहलाता है क्या, रिड्यूस, जो रेनफॉल पे हम लोग रिलायंस करके रखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं इस पे। इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी इरिगेशन का यूज किया जाता है। इरिगेशन कैसे, तो देखिए इरिगेशन कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी, यानी फूड का सिक्योरिटी बढ़ाकर और एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर इकोनॉमिक में भी बेनिफिट पहुंचा सकता है। ओके, अब हम लोग डिसएडवांटेज इसका डिस्कस कर लेते हैं। क्या है डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या है, हाई वाटर कंजप्शन, ठीक है। अरे, हाई वाटर कंजम्पशन में देखिएगा, इरिगेशन कैन डिप्लीट वाटर रिसोर्सेज पार्टिकुलरली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, यानी क्या होता है, वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाता है हम लोग का इरिगेशन करने से। सेमी एरिड रीजन में, एरिड रीजन में क्या होता है, वाटर का जो कंजम्पशन होता है दुगुना तिगुना हो जाता है। अगर हम लोग इरिगेशन का यूज ना करें तो बहुत कम वाटर लगेगा, लेकिन इरिगेशन के लिए जब यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर लगता है। दूसरा, सॉइल सेलिनिटी, जो सॉइल का सेलिनिटी है उसको बढ़ा देते हैं। देखिए, एक्सेसिव इरिगेशन कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल, यानी कि जब हम लोग ज़्यादातर इरिगेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करेंगे, तो उसमें सॉल्ट का जो सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा आके जम जाएगा। तो सॉइल रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल, जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है
उत्पादन करने की क्षमता होता है उसको कम कर देता है। पहले देखिए हाई वाटर कंजम्पशन, इरिगेशन में बहुत ज़्यादा वाटर लगता है। दूसरा देखिए सॉइल सैलिनिटी, यानी कि अगर एक्सेसिव इरिगेशन कर देंगे तो क्या होगा, वाटर जम जाएगा, और वाटर जमने से क्या होगा, सॉल्ट भी साथ ही साथ वाटर के आता है, ठीक है। और सॉल्ट आने से क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी जो है सॉइल का वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओवर इरिगेशन, यानी कि ज़्यादा इरिगेशन कर देंगे, कैन कंट्रीब्यूट टू वाटर लॉगिंग, यानी कि ज़्यादा इरिगेशन करने से क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग का समस्या हो जाएगा। एंड सॉइल इरोजन, और सॉइल भी इरोज कर जाएगा। वाटर लॉगिंग मतलब किसको कहते हैं, पानी जब जमा हो जाता है, पानी एक जगह बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। सॉइल इरोजन किसको कहते हैं, जब हम लोग डनेर बनाते हैं, मेड़ और डीचे जिसको बोलते हैं, तो वहां से चारों तरफ से वो मिट्टी को कट करके ले जाता है, उसके चारों तरफ से मिट्टी को कट करके ले जाता है, इसी को इरोजन कहते हैं, मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन जो भी होता है। विच कैन हैव निगेटिव इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, यानी कि जो इन्वायरमेंट पर क्या करता है, निगेटिव इम्पैक्ट मारता है, के डालता है। हाई कॉस्ट, यानी कि द कॉस्ट, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑन गोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम कैन बी सिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, हाई कॉस्ट लगता है किसी भी इरिगेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में। जैसे नहर ही बनाना है तो सबसे पहले डैम का कंस्ट्रक्शन करना होगा, डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या होगा, हम लोग को कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। और ये सब में हाईली इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारा डिफिनीशन था, उसको हम लोग देखेंगे एक बार वन बाय वन करके। पहला देखिए डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, तो द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर, देखिए डेप्थ ऑफ वाटर है, यानी कि क्या हो गया, सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करेंगे। रिक्वायर्ड बाय क्रॉप टू कम टू इट्स मैच्योरिटी, यानी कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उसको मैच्योर होने के लिए, किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने के लिए कितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे, वो वाला, डेल्टा इक्वल्स टू 8.64, यानी कि 864 या 8.64, और 8.64 लिखेंगे तो सेंटीमीटर, उसको मीटर में डालेंगे, और अगर 864 लिखेंगे तो उसको सेंटीमीटर में डालेंगे, बेस पीरियड को, सॉरी डेल्टा को, और बटा में किस से डिवाइड कर देंगे, ड्यूटी से, तो डेल्टा निकल जाता है। फॉर्मूला ऊपर हम लोग देख चुके हैं, एक बार ऊपर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटी हम लोग क्या देखे थे, द ड्यूटी ऑफ वाटर इज द रिलेशनशिप, the duty of water is the relationship between the volume of water and the area of crop is it is measured, मतलब ये रिलेशनशिप है किसके के बीच में, वाटर कितना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना चाहिए, और कितना एरिया में वाटर चाहिए इसके मैच्योर होने तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये उतना स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है, दूसरा नंबर वाला जो है स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, परिभाषा। इट मीन्स, इट मीन्स क्या, इट मीन्स द एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर, इन एरिया लैंड किसमें, हेक्टेयर में, irrigated for full growth of given crop by a water supply of 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप, यानी कि हम लोग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज कंटिन्यू जितना उसका बेस पीरियड है ये सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना एरिया इरिगेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्यूटी, ठीक है। यूनिट ऑफ डेल्टिक ड्यूटी क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, क्यूमेक को क्या कहते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड भी कहते हैं, तो हेक्टेयर, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बेस पीरियड क्या होता है, तो बेस पीरियड देखिए और क्रॉप पीरियड देखिए, द टोटल नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच क्रॉप रिक्वायर्स इरिगेशन, यानी वो टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें इरिगेशन रिक्वायर्ड करता है, जितना दिन इरिगेशन चाहिए किसी भी क्रॉप को, तो उसी को कहते हैं बेस पीरियड। और क्रॉप पीरियड क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप, देखिए मान लीजिए कि ये एक कोई क्रॉप है, तो हम लोग अभी बोए हैं, यहाँ पे अभी हम लोग बोए हैं, तो इतना दिन हम लोग को चाहिए कि 100 दिन चाहिए, 100 दिन बाद में ये रेडी हो जाएगा, तो ये सोइंग हो गया हम लोग का, सोइंग कर दिए हम लोग, यानी कि फसल को बो दिए, और जब तक ले हार्वेस्ट नहीं कर लेते, जब तक काटते नहीं है, ठीक है, हार्वेस्टिंग, तो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक क्या कहलाता है, जितना दिन लगेगा उसको हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं। बेस पीरियड किसके कहते हैं, फर्स्ट वाटर जब हम लोग कब दे रहे हैं और लास्ट वाटर कब दे रहे हैं, उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं, बीच के दिन को कहते हैं हम लोग बेस पीरियड, ओके।
टाइम फैक्टर क्या होता है और कैपेसिटी फैक्टर। द रेशियो ऑफ बेस पीरियड टू क्रॉप पीरियड, यानी बेस पीरियड को क्रॉप पीरियड से जब डिवाइड कर देते हैं तो टाइम फैक्टर निकल जाता है। और कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द कैनाल। यानी कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर किसी भी कैनाल का निकालते हैं तो वो एक्चुअल क्या डिस्चार्ज दे रहा है और मैक्सिमम क्या किस कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया गया कैनाल को, इसका रेशियो कर देते हैं तो कैपेसिटी फैक्टर निकल जाता है। तो इसमें बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ड्यूटी और डेल्टा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें टाइम फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, अब हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया कैपेसिटी कर्व के बारे में। तो देखिए एरिया कैपेसिटी कर्व हम लोग को क्या दिखाता है। सबसे पहले देखिए इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एरिया ले लेंगे, इतना एरिया है हम लोग के पास। सबसे पहले ये क्या है, एक एरिया है, इतना एरिया है, ठीक है। इसमें हम लोग वॉल्यूम इधर दिखा देंगे हेक्टेयर मीटर में। ओके, इधर क्या दिखा देंगे, इधर हम लोग वॉल्यूम दिखा देंगे हेक्टेयर मीटर में, और इधर में हेक्टेयर में एरिया दिखा देंगे। 0 से 1 2 3 4 है, इससे वॉल्यूम है। और यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 एक हेक्टेयर में एरिया है। इधर वॉल्यूम दिखाएंगे, इधर साइड, इधर एरिया दिखाएंगे। ओके, यहाँ एलिवेशन दिखाएंगे, कितना एलिवेशन है, 90 95 100 10 20 50 जितना एलिवेशन है उसके अनुसार से हम लोग एलिवेशन दिखा देंगे। मतलब एलिवेशन मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट इसको 0 से उठाएंगे और इसके इंड तक मिला देंगे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटी कर्व। ओके, और इसके इधर सबसे राइट साइड से इधर साइड कहीं पे एक मिला देते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, एरिया कर्व। पहला एक एरिया कर्व और दूसरा, देखिए एरिया कैपेसिटी कर्व में दो कर्व आएगा, पहला एरिया कर्व और दूसरा कैपेसिटी कर्व। तो कैपेसिटी कर्व क्या है, जो वॉल्यूम से स्टार्ट होगा यहाँ से हेक्टेयर पर क्यूबिक से, और जो लास्ट तक जाएगा उसको कैपेसिटी कर्व कहेंगे। और इधर से जो स्टार्ट होगा जो यहाँ तक जाएगा एरिया तक, उसको कहेंगे एरिया कर्व। जो जहाँ एरिया तक जाएगा तो उसको एरिया कर्व, और वॉल्यूम से स्टार्ट होकर जाएगा तो उसको कहेंगे किस, क्या कहेंगे, एरिया कर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए 100 हेक्टेयर का ले लिए हम लोग, और 100 हेक्टेयर मीटर ले लिए इधर। टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जाने के बाद वो 100 हेक्टेयर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये 100 हेक्टेयर मीटर वॉल्यूम हो जाएगा उसका। ओके, देखिए इसके बाद इसके इसका जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। द एरिया कैपेसिटी कर्व इज यूजफुल इन, एरिया कैपेसिटी कर्व हम लोग यूजफुल है किस किस के लिए, टू एस्टिमेट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर एट डिफरेंट एलिवेशन। यानी कि डिफरेंट एलिवेशन पर रिजर्वायर अगर हम लोग बना रहे हैं तो कितना उसका कैपेसिटी चाहिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैपेसिटी कर्व ड्रॉ करते हैं। दूसरा, वाटर स्प्रेड ऑफ रिजर्वायर, यानी कि कैसे स्प्रेड है वाटर रिजर्वायर में, इसके इसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग एरिया कैपेसिटी कर्व ड्रॉ करते हैं। थर्ड पॉइंट, एलिवेशन ऑफ वाटर एट एनी पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे ही हम लोग एरिया कैपेसिटी कर्व बनाएंगे तो किसी भी एलिवेशन पर हम लोग को अगर वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, टू एस्टिमेट सबमर्जेंस एरिया एट डिफरेंट एलिवेशन, कितना एरिया सबमर्ज है कितना एलिवेशन पर। देखिए जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ते बढ़ते जाता है वैसे एरिया ऑफ सबमर्जेंस क्या होता है, कम होते जाता है। तो देखिए यहाँ देखिए नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग कंट्रोल लेवल ऑफ डैम, यानी कि डैम को कंट्रोल कितना ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो डैम अनकंट्रोल हो जाएगा। इस सबको डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, एरिया कैपेसिटी कर्व। इसका कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्व को आप लोग याद करके ही जाइएगा, बिना कर्व एग्जाम नहीं जाइएगा बिना याद किए। ओके, नेक्स्ट, कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं वेरियस पैरामीटर फ्रॉम द दिस कर्व। यानी कि हम लोग सीखेंगे कि एरिया कैपेसिटी कर्व को देखते कैसे हैं। ठीक है, एरिया कैपेसिटी कर्व इज ए कर्व इन विच टू कर्व्स आर प्लॉटेड इन वन ग्राफ हैविंग एरिया इन हेक्टेयर ऑफ वाटर स्प्रेड एंड रिजर्वायर कैपेसिटी। मतलब एरिया कैपेसिटी कर्व में दो कर्व होता है जिसमें से एक कर्व को क्या कहते हैं हम लोग, एरिया कर्व बोलते हैं। और एरिया कर्व किस में रहता है, हेक्टेयर में रहता है। ठीक है, और पूरा रिजर्वायर में रिजर्वायर का कैपेसिटी तक रहता है, वाटर स्प्रेड एंड रिजर्वायर कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, द एरिया कर्व्ड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया अंडर द सबमर्जेंस एंड यूजफुल इन डिटरमाइनिंग कंट्रोल लेवल ऑफ डैम। यानी कि द एरिया कर्व क्या करता है, इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, अंडर सबमर्जेंस ऑफ एंड यूजफुल, यानी कितना सबमर्जेंस है, अंडर सबमर्जेंस कितना है उसके बारे में, और
यूजफुल किसके लिए होता है? कंट्रोल लेवल ऑफ डैम को डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइनिंग कंट्रोल लेवल ऑफ डैम, इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है 2 कर्व होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? ये डैम के लेवल को डिटरमाइन करता है। तीसरा, द कैपेसिटी ऑफ कर्व प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, यानी जो कर्व है कैपेसिटी कर्व, पहले एरिया कर्व के बारे में देख लिया, अब कर्व कैपेसिटी कर्व के बारे में देखेंगे। जो कैपेसिटी कर्व है हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन देता है? रिजर्वायर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि रिजर्वायर का कैपेसिटी कितना है, विच इज़ यूजफुल इन डिसाइडिंग कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। जितना ज़्यादा इसका कैपेसिटी रहेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कैपेसिटी कर्व का यूज करेंगे। ओके, फ्रॉम द कंटूर में ऑफ रिजर्वायर एरिया, the water spread of reservoir at any elevation is directly determined by the measuring area at that contour with the help of planimeter। अगर एरिया मेजर करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? प्लानीमीटर का यूज करेंगे इसके लिए। ओके, द कैपेसिटी मे बी डिटरमाइंड बाय द टेकिंग कंटूर एरिया एट इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल पर हम लोग कंटूर एरिया को देकर एरिया हम लोग कैपेसिटी में भी डिटरमाइन, हम लोग किसी का अगर कैपेसिटी डिटरमाइन करना है रिजर्वायर का कैपेसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे? कंटूर कंटूर जो मैप बनाएंगे हम लोग उसका एरिया हम लोग किसके सहायता से मेजर कर लेंगे? एरिया एट इक्वल इंटरवल एंड समिंग अप दिस एरिया, यानी इक्वल इंटरवल पे एरिया को कंसीडर कर लेंगे और सबको सम कर लेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? कैपेसिटी निकल जाएगा। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्माइडल फार्मूला है, जिस जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं। किसमें किसमें पढ़े हैं? एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। एक बार हम लोग देख लेते हैं ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्माइडल फार्मूला क्या है। वहाँ पे कुछ डिफरेंट था, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। देखिए ट्रेपेजॉइडल फार्मूला में क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया को डिवाइड जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे और बाकी जितना एरिया है उसको जोड़ लेंगे, तो ये हो गया ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। एक बार फिर से वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे और बाकी सारा एरिया को ऐसे ही सम में रहने देंगे, तो ये हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। प्रिज्माइडल फार्मूला में क्या होता है? इसमें h/3 आता है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। h/3 प्रिज्माइडल ट्रेपेजॉइडल फार्मूला में। प्रिज्माइडल फार्मूला में क्या होता है? h h से गुना करेंगे, जैसे इसमें था वैसे ही सेम इसमें भी रहेगा। इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट एरिया को इसमें जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे, इसमें सिर्फ दोनों में गुना कर देंगे, सॉरी जोड़ लेंगे फर्स्ट और लास्ट एरिया को। जितना भी इवन एरिया होगा सबको 4 से गुना कर देंगे और ओड एरिया को 2 से गुना कर देंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रिज्माइडल फार्मूला। आई होप आपको ट्रेपेजॉइडल फार्मूला प्रिज्माइडल फार्मूला समझ में आया होगा। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर है। A1 A2 A3 सब क्या है? सक्सेसिव एरिया है, लगातार एरिया। और हाइट ऑफ द इंटरवल h है, ठीक है। एक बार प्रिज्माइडल और ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से जो हम लोग एरिया कैपेसिटी कर्व का सिमुलेशन करते हैं तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? प्रिज्माइडल और ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। प्रिज्माइडल फार्मूला में क्या होता है? हाइट से गुना करते हैं और फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं और बाकी एरिया को ऐसे ही जोड़ लेते हैं। प्रिज्माइडल फार्मूला में हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट एरिया को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आज का सेशन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।